इशिनोमाकी की परछाइयों में, जहां एक विनाशकारी सुनामी की गूंज अभी भी महसूस होती है, वहां ऐसे यात्रियों की कहानियां हैं जो जीवितों की दुनिया से नहीं हैं। ये भूतिया यात्री शांत और सुनसान सड़कों पर दिखाई देते हैं। उनकी उपस्थिति एक ठंडी सिहरन और एक अजीब सी चुप्पी के साथ होती है, जो सब कुछ ढक लेती है। इस भूतिया शहर के टैक्सी ड्राइवरों के लिए एक साधारण सवारी भी एक अज्ञात यात्रा में बदल सकती है, जहां वास्तविकता और अलौकिक मिल जाते हैं और हर कोना एक अज्ञात दुनिया से मिलन का मौका बन जाता है। ताकाशी यामादा और हिरोशी तनाका की कहानियां सबसे डरावनी हैं, जिनके अनुभव इन भूतिया यात्रियों के साथ हमेशा के लिए उनके दिमाग में बसे हुए हैं। ये याद दिलाने के लिए कि कुछ आत्माएं अशांत होती हैं और शांति से नहीं सो सकती। पहली सवारी की कहानी। रात इशिनोमाकी पर एकदम घोंटू चादर की तरह उतर आई थी, जिसकी अंधेरी बाहों में एक चुभन भरी ठंड समाई हुई थी, जो हड्डियों तक उतर रही थी। कभी चहल पहल से भरी रहने वाली सड़कों पर अब एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था, जो ठंडी धुंध में लिपटी हुई थी, मानो कोई भूली बिसरी कहानियां फुसफुसा रही हों। तकाशी यामादा, एक अनुभवी टैक्सी ड्राइवर, स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए थे, उस डर को भगाने की कोशिश कर रहे थे जो उनके अंदर बस चुका था, मानो दूसरी त्वचा की तरह। उनकी गर्दन के चारों ओर बहा हुआ मफलर भी उस गहरी ठंड से राहत देने में असमर्थ था। डैशबोर्ड पर लगी घड़ी की टिक टिक उस घोर सन्नाटे में और भी गूंज रही थी। रात के 5:15 बजे। समय और भी भारी लग रहा था, मानो रात खुद अपनी सांसें रोक रही हो। इशिनोमाकी की सड़कें, जो बेरहम सुनामी द्वारा साफ कर दी गई थीं, अब वीरान थीं और एक बीते हुए समय की गूंज से भरी हुई थी, जो भूतों की तरह वहां मौजूद थी। तकाशी की नजर डैशबोर्ड पर चिपकी अपनी बेटी की तस्वीर पर गई, जो उनके लिए हर रात एक प्रार्थना और प्रायश्चित का काम करती थी। वह सिर्फ 7 साल की थी जब बेरहम लहर उसे अपने साथ बहा ले गई थी, और हर रात तकाशी उसके और उन सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे, जो उस दिन लापता हो गए थे। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन और भय समाया हुआ था। सन्नाटा ऐसा था कि उसे महसूस किया जा सकता था, और तकाशी ने एक सिहरन महसूस की जो सिर्फ ठंड से नहीं थी। अचानक एक तीखी दस्तक ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने चौंक कर देखा, लेकिन पहले तो वहां कोई नहीं दिखा। फिर उन्होंने देखा कि एक युवा महिला खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आकृति धुंधले शीशे के पार से बमुश्किल दिख रही थी। उसके बाल गीले थे और उलझे हुए थे, और उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसके चेहरे पर एक भूतिया सफेदी छाई हुई थी। उसका दृश्य कुछ ऐसा था जैसे वह समुद्र की गहराई से निकली हो। मिनामिहामा, कृपया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज हवा में खो गई। उसके शब्दों ने सन्नाटे को चीर दिया। उसकी ठंडक ने पहले से ही भयावह वातावरण को और भी डरावना बना दिया। तकाशी झिझके। एक अजीब सी आशंका ने उन्हें जकड़ लिया। मिनामिहामा एक उजाड़ और वीरान जगह थी जिसे लोग छोड़ चुके थे, लेकिन उस महिला की आंखें गहरे उदासी से भरे हुए उसके दिल को छू गईं। कांपते हाथों से उन्होंने दरवाजा खोला और वह पीछे की सीट पर बैठ गई। उसके साथ एक ठंडा भीगा हुआ गंध कार में घुस गई, जो कार के हर कोने में समाने लगी। तकाशी ने गाड़ी चलानी शुरू की और कार में भयानक सन्नाटा था। बस बाहर की हवा का शोर सुनाई दे रहा था। उन्होंने रियर व्यू मिरर में उसकी झलक पाने की कोशिश की, लेकिन वह खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी का भाव था। उन्होंने सन्नाटा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी और वह सन्नाटे में खो गई। बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कमजोर थी। आप इस समय मिनामिहामा क्यों जा रही हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी सन्नाटे से भी भारी थी, एक ऐसा बोझ जो तकाशी के सीने पर चिपक गया था और कार में बेचैनी फैला रहा था। बाहर की अंधेरी रात घिरती जा रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी में वो नजर आ रहा था जो कभी एक जिंदा मोहल्ला हुआ करता था। हर मील के साथ तकाशी का डर बढ़ता जा रहा था। उनके अंदर की आवाज उन्हें पीछे मुड़ने, सवारी छोड़ने और भागने के लिए कह रही थी, लेकिन वो चलते रहे, एक अजीब सी ताकत से खींचे जा रहे थे। शायद डर और किसी तरह से इसे समझने की कोशिश का मिश्रण था। जब वो मिनामिहामा पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी रोक दी। भूतिया शहर उनके सामने फैला हुआ था, चांद की ठंडी रोशनी में नहाया हुआ, जो लंबी डरावनी परछाइयां डाल रहा था। तकाशी महिला से और निर्देश लेने के लिए मुड़े, लेकिन उनकी सांस अटक गई। पीछे की सीट खाली थी। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई।
और उन्होंने अपनी ठंडी पसीने से भरी पेशानी को पोंछा। वह महिला गायब हो चुकी थी, बिना कोई निशान छोड़े। तकाशी के हाथ कांपने लगे और उनका मन तेजी से दौड़ने लगा। जिस सीट पर वह बैठी थी वह गीली थी, जैसे किसी ने उस पर पानी का बाल्टी उड़ेल दिया हो। उन्होंने तेजी से कार से बाहर निकलकर वीरान सड़क पर उसे खोजने की कोशिश की। उनकी पुकारें रात के सन्नाटे में खो गईं। किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया। बस हवा की उदास आवाज थी जो उन खाली भूतिया सड़कों की एक दर्दनाक याद दिला रही थी। तकाशी का डर और बढ़ गया। एक आदिम भय जिसने उनकी टांगों को कमजोर कर दिया। वो कार में लौटे, दरवाजा जोर से बंद किया और तेजी से वहां से भाग गए, उनके दिल में आतंक और भ्रम के साथ। टैक्सी स्टैंड पर तकाशी ने अपने सहकर्मियों को इस अनुभव के बारे में बताया। कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, जबकि दूसरों के चेहरे पर भय का भाव था। लेकिन तकाशी को पता था कि उन्होंने क्या देखा, या शायद जो नहीं देखा। उस महिला की मौजूदगी असली थी। उसकी उदास आंखें अब उनकी यादों में बसी हुई थीं। उस रात की डरावनी घटनाओं की याद के रूप में कार में ठंडी, भीगी गंध अब भी मौजूद थी। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन तकाशी उस भूतिया अनुभव से बच नहीं सके। वह उनके साथ एक साये की तरह चिपका रहा, एक निरंतर याद दिलाने वाला कि हर बार जब वह मिनामिहामा के पास से गुजरते तो उनके अंदर की आंखें उन्हें देख रही होती। उन्होंने उस इलाके से दूर रहना शुरू कर दिया और उन सवारियों को लेने से मना कर दिया जो उस ओर जाती थी। अब वह डर उनके साथ हमेशा बना रहता था। मध्यम उम्र के व्यक्ति की कहानी। कुछ हफ्ते बाद एक और ड्राइवर, हिरोशी तनाका, देर रात की शिफ्ट पर काम कर रहे थे। तकाशी के विपरीत हिरोशी युवा थे, अपने 30वें दशक के अंत में, और भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने टैक्सी स्टैंड पर तकाशी के अनुभव के बारे में सुनी हुई अफवाहों को नजरअंदाज कर दिया था, उन्हें बेवकूफी भरी बातें मानकर, जो कि समय बिताने के लिए ड्राइवरों ने बनाई थीं। उस रात जब वह इशिनोमाकी के बाहरी इलाकों में घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चला रहे थे, उनकी रेडियो में अचानक से स्टैटिक आ गई। वह एक लंबी सवारी के बाद शहर के केंद्र की ओर वापस जा रहे थे जब उन्होंने सड़क के किनारे एक आदमी को खड़ा देखा। वह आदमी काले सूट में था, जो अच्छी तरह से प्रेस किया गया था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। उसकी मुद्रा कठोर थी, उसकी नजर किसी अदृश्य चीज पर टिकी हुई थी। हिरोशी ने गाड़ी रोकी, खिड़की को नीचे किया। क्या आपको सवारी चाहिए? उस आदमी ने चुपचाप सिर हिलाया और पीछे की सीट पर बैठ गया। हिरोशी को इस बात का एहसास हुआ कि उसके कपड़े साफ सुथरे होने के बावजूद वह कुछ पुराने जमाने के लग रहे थे, जैसे वह किसी और युग से बाहर निकल कर आया हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी आंखें सीधे आगे देख रही थीं। कहाँ जाना है? हिरोशी ने पूछा। पहाड़ की ओर, उस आदमी ने धीमी सपाट आवाज में कहा। कौन सा पहाड़? हिरोशी ने आश्चर्य से पूछा। उस आदमी ने बस आगे की ओर इशारा किया। उसकी उंगली हल्की, लगभग पारदर्शी लग रही थी, जैसे हल्की सी रोशनी में चमक रही हो। हिरोशी के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने गाड़ी मोड़ी और उस दिशा में चलाने लगे जहां उस आदमी ने इशारा किया था, उसके मौन निर्देशों का पालन करते हुए। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा और ठंडी हो गई और एक घनी धुंध चारों ओर फैलने लगी, जिसने कार को एक मोटे सफेद धुएं में लपेट लिया। हिरोशी को मुश्किल से कुछ फीट आगे दिखाई दे रहा था और उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। सड़क सांप की तरह बल खाती हुई पहाड़ की ओर जा रही थी। उन्होंने इस अजीब खामोशी को तोड़ने के लिए कुछ हल्की फुल्की बातें करने की कोशिश की। इस समय आप यहाँ क्यों जा रहे हैं? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें उसी तरह आगे की ओर टिकी हुई थीं। उसका चेहरा एक मूर्ति की तरह स्थिर था। हिरोशी के पेट में अजीब सी बेचैनी का एक गुबार उठ रहा था। इस सवारी में कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। जैसे ही वे एक तीखे मोड़ पर पहुंचे, उस आदमी ने अचानक से कहा, यहीं रोक दो। हिरोशी ने ब्रेक मारा और गाड़ी उस संकरी सड़क पर रुक गई। उन्होंने मुड़कर उस आदमी से पूछा कि वे यहाँ क्यों रुके हैं, लेकिन उनकी आवाज गले में अटक गई। पीछे की सीट खाली थी। हिरोशी का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। उन्होंने पलकें झपकाईं, अपनी आंखें मलीं, ये मानकर कि उनकी आंखें धोखा खा रही हैं। लेकिन नहीं, वह आदमी गायब हो चुका था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। एक ठंडी सिहरन उनके पूरे शरीर में दौड़ गई और उनका माथा पसीने से भीग गया।
उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी सांसें तेज हो गई थीं। डर के मारे उन्होंने कार से बाहर कदम रखा, चारों ओर देखने लगे। धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और रात की खामोशी में बस पेड़ों के पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उन्होंने अंधेरे में आवाज लगाई। उनका गला भय से फट रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह आदमी जैसे हवा में घुल गया हो। भयभीत होकर हिरोशी तेजी से कार में वापस लौटे और पहाड़ी से नीचे भागे। उनके दिमाग में अजीब ख्याल दौड़ रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वह आखिरकार शहर की रोशनी में पहुंचे तो उन्होंने कार रोकी और गहरी सांस ली। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। जो हुआ था उसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण उनके पास नहीं था, लेकिन एक बात वह जरूर जानते थे। उस आदमी की आंखों में जो खालीपन, ठंड और किसी अलौकिक शक्ति का आभास था, उसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे। जब वह टैक्सी स्टैंड पर लौटे तो उनके साथी ड्राइवर उनका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। उनके हाथ अब भी कांप रहे थे। जब उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो उनके साथियों के चेहरों पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोगों ने अविश्वास से सिर हिलाया, जैसे कि वह कहानी उनकी समझ से परे हो, जबकि कुछ लोग वास्तव में डर गए। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। हिरोशी को एहसास हुआ कि उनकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन वह जानते थे कि उन्होंने जो देखा था वह बिल्कुल सच था। हिरोशी की कहानी सुनकर वहां मौजूद ड्राइवरों के बीच एक सन्नाटा पसर गया। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन सबके मन में एक ही ख्याल था, क्या वाकई इस शहर में कुछ ऐसा है जो समझ से परे है? धीरे धीरे टैक्सी स्टैंड पर इन कहानियों का असर बढ़ने लगा। अब सिर्फ हिरोशी और ताकाशी ही नहीं, बल्कि और भी ड्राइवर इस तरह की घटनाओं का जिक्र करने लगे। लोग कहने लगे कि जब भी कोई ड्राइवर उस भूतिया इलाके की सवारी लेकर जाता है तो कुछ न कुछ अजीब जरूर घटित होता है। हिरोशी ने उस घटना के बाद कभी भी रात की शिफ्ट में काम करने की हिम्मत नहीं की। वह अब दिन के उजाले में ही काम करना पसंद करते थे, और अगर कभी भी उन्हें उसी इलाके से गुजरने की जरूरत पड़ती तो वह उस रास्ते को बड़ी ही सावधानी से पार करते। ताकाशी की तरह हिरोशी भी अब उन रहस्यमयी आंखों, उस अदृश्य उपस्थिति और उस ठंडक को भूल नहीं पा रहे थे जो उन्होंने उस रात महसूस की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस भूतिया इलाके की कहानियां शहर भर में फैल गईं। कुछ लोगों ने इन घटनाओं को शहर के काले अतीत से जोड़ा, विशेषकर उस भयंकर सुनामी से जिसने इशिनोमाकी को बर्बाद कर दिया था। लोग कहने लगे कि यह उन आत्माओं की बेचैनी है जो उस तबाही में मारी गई थी और वे अब भी शांति की तलाश में भटक रही हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इन कहानियों ने एक बात साबित कर दी थी, इशिनोमाकी की सड़कों पर कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। यह एक ऐसा शहर बन गया था जहां अतीत और वर्तमान के बीच की सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं, और जहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसे रहस्य छिपे थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। इस तरह ताकाशी और हिरोशी की कहानियां इशिनोमाकी के अन्य ड्राइवरों के लिए एक चेतावनी बन गई कि जब आप उस शहर की रात की सड़कों पर निकलें तो सावधान रहें, क्योंकि कभी कभी सवारी सिर्फ एक सवारी नहीं होती, और कभी कभी कार में बैठा यात्री सिर्फ एक यात्री नहीं होता।